मैं रवीश कुमार। हम राजनीति के अजीब दौर में प्रवेश कर गए हैं। कोई भी नेता कुछ भी आइडिया दे सकता है, चमकदार आइडिया जिसे सुनते ही लाइक करने का मन करे, शेयर करने लग जाएं और उसे लेकर कमेंट में लोग भिड़ जाएं। कोई सर्वे भी करने लग जाता है कि कितने प्रतिशत लोग नोट पर सावरकर की फोटो चाहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गणेश लक्ष्मी की। इस तरह के नवीन नूतन आइडिया हर दिन लॉन्च हो जाते हैं, जिस पर आप लाइक करते हैं और जिसे लेकर कमेंट बॉक्स में भिड़ जाते हैं। ऐसे अनेक आइडिया लॉन्च होते रहे हैं और आप भूल भी चुके हैं। आपका जीवन खास नहीं बदला, मगर जब भी ऐसा आइडिया आता है आप 2-3 दिनों तक झगड़ते रह जाते हैं। दरअसल इनका मकसद यही होता है कि आप झगड़ने के बहाने समर्थक बने रहिए और इसकी परीक्षा देते रहिए। आए दिन नेता नए नए आइडिया खोजकर ला रहे हैं कि डिबेट हो और हेडलाइन छपे। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो अलग अलग दलों के नेता एक ही तरह की भाषा बोलने लगे हैं। पूरी राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह हो गई है, उच्च विचारों, प्रेरक विचारों से भरी हुई। भारत की राजनीति का गुड मॉर्निंग करण हो गया है। बातें तो अच्छी होती हैं मगर काम जीरो। व्हाट्सएप में सुप्रभात और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वालों का इस देश में अपना ही क्लास है। यह किसी धर्म या जाति के वर्ग से नहीं आते। इनके वर्ग को गुड मॉर्निंग क्लास कहा जा सकता है। सुबह उठते ही ये किसी को अच्छे और प्रेरक विचार भेजकर ही शौच को जाते हैं। इस तरह आपके फोन में अच्छे और प्रेरक विचारों का कचरा जमा होता रहता है। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं कि इन प्रेरक गुड मॉर्निंग मैसेज से भेजने वाला कितना महान होता है, चरित्रवान और सत्यवान होता है, मगर अलग अलग मैसेज के अध्ययन से पता चलता है कि भेजने वाले के वर्ग में ढोंग की निशानी मिलती है। ठीक इसी तरह आज की राजनीति हो गई है अच्छे और प्रेरक विचारों वाली। काम सारे अनैतिक होंगे, सीना तान कर झूठ बोले जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मगर हर दिन एक आइडिया लेकर आ जाते हैं जो सुनने में गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह प्रेरक लगे, सुंदर लगे। जैसे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो, संस्कृत में शपथ हो। इसमें बुरा कुछ भी नहीं, मगर ये बातें आपको मूल समस्या से बहुत दूर तो ले ही जाती हैं। इस पर लिखा है, सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है। सुप्रभात। यह बात नोटबंदी के संदर्भ में है या तालाबंदी के, पता नहीं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कोरा बकवास है। अब इस पर लिखा है, पैसा भले ही शहर में ज्यादा हो, सुकून और शांति अभी भी गांव में मिलती है। मुझे नहीं पता कि मैसेज भेजने वाला शहर छोड़कर गांव चला गया है या गांव से कोई शहर ना आए इसलिए यह मैसेज भेज रहा है, मगर सुनकर तो लगेगा वाह कितनी सुंदर बात कह दी। इसलिए तरह तरह की प्रेरक बातों के नाम पर बकवास बातें आपकी सोच को घेरे रहती हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं, मगर सुनने में ठीक ही लगेगा कि आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। सुप्रभात। जो इंसान सबका भला चाहता है वह इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। सुप्रभात। बताइए, एक मैसेज अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है तो एक मैसेज कहता है आप अच्छा मत बनिए, बनेंगे तो अकेले रह जाएंगे। यह भी कम बकवास नहीं, मगर पढ़कर लगेगा सुबह तो अब हुई है, यह मैसेज ना आता तो सुबह ना होती। इस पर लिखा है कि संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। सुप्रभात। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सारी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। सुप्रभात। पता नहीं जिसने यह मैसेज भेजा है वो कितना विनम्र हो गया है। यह मैसेज तो आज के राजनेताओं का चरित्र बताता है। लिखा है कि जिस समस्या का हल समझ ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यकीनन परिणाम सदैव ही अच्छा रहेगा। सुप्रभात। भारत की राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज हो गई है, ठीक इसी मैसेज की तरह कि जिस समस्या का हल समझ ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा रहेगा। सुप्रभात। इस देश में बड़ी आबादी के लिए 25,000 रुपया महीना कमाना मुश्किल है। यह एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है। इसकी प्रति व्यक्ति सालाना आय बहुत कम है। जाहिर है लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, लेकिन समाज और राजनीति का फ्रॉड देखिए कि दोनों एक दूसरे को प्रेरक संदेश ठेले जा रहे हैं, जिसे सुनते ही लगेगा कि इसी आइडिया की कमी थी। भगवान का नाम ले लिया तो गलत भी नहीं कह सकते, विरोधी धर्म विरोधी कहने लग जाएंगे। इसलिए हर दूसरा नेता अच्छे आइडिया की तरह बात कर रहा है। यह होता तो वो हो जाता। आप जनता अब नहीं रहे, आप व्हाट्सएप के इनबॉक्स हो गए हैं,
जिसमें नेता अपने उच्च विचार ठेल देते हैं और आप फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। अब कुछ बयान भी ध्यान से सुनिए। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। कोरोना के समय काम करने वाले डॉक्टरों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। ताली बजाने के समय लगा कि सारा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। बाद में वे अपनी सैलरी और वजीफे के लिए संघर्ष करने लग गए। कोरोना के ठंडा पड़ते ही कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, पर्चे पर श्री हरि लिखिए, हिंदी में लिखिए। सभी कहेंगे कि अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए। श्री हरि और हिंदी में पर्ची लिखने का समर्थन करने बहुत सारे लोग निकल कर आ गए। जैसे मेडिकल की सारी समस्याओं की जड़ यही है, मगर उनमें से आधे भी नहीं, 1% भी नहीं बोलने आते जब देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की क्या हालत है। आपको ही तय करना होगा कि श्री हरि लिखना गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह का सुंदर विचार है या वाकई इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में ठोस सुधार आने वाला है। अनुराग द्वारी की पुरानी रिपोर्ट की हम छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं ताकि आप विचार कर सकें। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं, फर्जी हैं, उनको सील कराया जाए जांच पड़ताल करके। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे? चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 अगस्त को भीषण आग लग गई। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए, 18 घायल हुए। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं, जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108। वहां शव वाहन मांगा, नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन लगाया, कोई नहीं आया तो मजबूरन ठेले में मरीज को अस्पताल ले गए। गाड़ी नहीं आई है लेने को, जब मैं ठेला पे धर के ले गए, क्या करते? बोले कि 3000 हमारे पास लीजिए, तो बोला कि नहीं 3000 नहीं, पूरा पैसा 5000 से। आप सोच रहे होंगे हिंदी और शव वाहन की क्या तुलना। एक पिता जब अपने नवजात बच्चे का शव ढोता है तो दुनिया की हर भाषा में उसका एक ही मतलब होता है, बेइंतहा दर्द। हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल
और कानून की पढ़ाई हो। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जब आइडिया लेकर आए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा, 26 अक्टूबर को इस पर कितनी बहस हो गई। होनी भी चाहिए कि क्या राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसी दिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का आंकड़ा आता है कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.9% हो गई है, काफी ज्यादा। इसी CMIE का सितंबर का डेटा है कि दिल्ली में बेरोजगारी की दर 9.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इस पर बहस क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि अगर बीजेपी इस पर केजरीवाल से सवाल पूछेगी तो उसे भी कई राज्यों और देश भर में बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देना पड़ जाएगा। हिंदू अखबार में छपी यह खबर बहुत पुरानी नहीं है। रिपोर्टर निखिल M. बाबू लिखते हैं कि दिल्ली सरकार के रोजगार बाजार पोर्टल से 12,588 लोगों को ही रोजगार मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा करते हैं। यह पोर्टल जून 2020 में बनाया गया। अखबार लिखता है कि सरकार के पास उन लोगों के नाम या डिटेल नहीं है जिन्हें रोजगार मिला है। यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। अखबार ने यह भी लिखा है कि सरकार की प्रतिक्रिया लेने की बहुत कोशिशें की गई मगर नहीं मिली। 2019 में रोजगार का सवाल उठा, तब एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। उनकी सरकार के 8 साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन हंगामा मचता है कि 2024 से पहले 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कोई सवाल नहीं पूछता है कि अगर 2 साल में करीब 2 साल में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं तो पिछले 8 वर्षों में 40 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी गईं? कहां गईं? चाहे UPSC हो, SSC या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स, सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि 75,000 युवाओं ने जो परीक्षा पास की है वो कब हुई, उसका फॉर्म कब निकला, नियुक्ति कब हुई। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि 2020-21 के बजट में ऐलान हुआ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनेगी, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट की परीक्षा कराएगी। सूचक पटेल ने जब RTI से पूछा कि NRA ने भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उसकी कॉपी दीजिए, तो जवाब आया कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यह मार्च 2022 तक की बात है। उस समय तक NRA की वेबसाइट नहीं थी, कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं बना था। अगस्त 2022 में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूछा कि NRA ने जितनी भर्तियां कराई हैं उनका राज्यवार डिटेल दीजिए, तो सरकार ने डिटेल नहीं दिया। जबकि लोकसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2021 के आखिर तक NRA भर्ती परीक्षा लेनी शुरू कर देगी। 12 जुलाई 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में जितेंद्र सिंह का बयान छपा है कि इस साल के अंत तक 2022 के अंत तक NRA परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इसलिए हमारा सवाल है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है उनकी परीक्षा किस एजेंसी ने कराई? 2 साल हो गए, NRA ने क्यों नहीं कराई? कब इन्हें नियुक्ति पत्र मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बहुत पहले से नौकरी करने लगे थे और अब नियुक्ति पत्र दिया गया है? जवाब आएगा तो अगले कार्यक्रम में हम लगा देंगे। इस कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार अभियानों के तहत लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। ये उनके शब्द हैं। स्वरोजगार वालों को किसने नियुक्ति पत्र दिया और रोजगार और स्वरोजगार की अलग अलग संख्या क्यों नहीं बताई जाती है, ताकि पता चले कि केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। यह संख्या कहां से आई, लाखों कहां से आ गए? हर चीज का प्रचार करने वाली सरकार लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का प्रचार करना क्या भूल गई? बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने,
सामूहिक प्रयास हो। जैसे ही आप आर्थिक मुद्दों पर सवाल करने लग जाते हैं, राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नेता स्कूल, नौकरी, अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, मगर सारी बातों के साथ साथ या उनसे भी आगे धर्म की बात चला रहे हैं। हमने 2018 में प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज चलाई। कई हफ्ते तक लगातार सरकारी भर्ती परीक्षाओं की बदहाल स्थिति पर कार्यक्रम किया। अगर आप उन पुराने एपिसोड को देखेंगे तो पता चलेगा कि केंद्र सरकार कितनी मुश्किल से नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार हुई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं के नतीजे निकालने और नियुक्ति पत्र देने को लेकर छात्र प्रदर्शन किया करते थे। राज्यों में भी सरकारी भर्तियों के आयोगों के बाहर प्रदर्शन होते रहे और युवा लाठियां खाते रहे। इनमें कोई बीजेपी का नेता नहीं गया। दिल्ली में एसएससी के प्रदर्शन में राहुल गांधी गए थे, मगर प्रधानमंत्री अपने बयान में कह रहे हैं कि लाखों युवाओं को नौकरी दी गई। अपने भाषण में इसका भी जिक्र कर सकते थे कि कैसे नौकरियां दी गई। काश वे उस समय प्राइम टाइम पर नौकरी सीरीज देख पाते तो पता चलता कि नौकरी देने के मामले में उनकी सरकार का रिकॉर्ड वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा वे दावा करना चाहते हैं। इसलिए सबकी नजर प्राइम टाइम पर है, क्योंकि यह उनकी नजर में चुभता है। युवाओं ने भी नौकरी के मुद्दों को नहीं छोड़ा। वोट भले धर्म और नफरत के आधार पर दिया, मगर नौकरी के लिए लाठियां भी खाते रहे। उसी धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जिसे वे धर्म की राजनीति के नशे में गलत बताने में लगे थे। यह उन्हीं का संघर्ष है कि आज की राजनीति सरकारी नौकरी की भाषा बोलने लगी है और यह हर चुनाव में बड़ा मुद्दा होने लगा है। श्वेता सोनकर, यही कारण है कि अब जब भी सरकारी भर्तियों का नियुक्ति पत्र दिया जाता है तब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आते हैं। युवाओं को और देश को इतना तो समझना चाहिए कि आर्थिक मुद्दों पर बात करने से नौकरी मिलती है, भले ही कम मिलती है मगर मिलती है। वरना पकौड़ा तलने को रोजगार बताकर रोजगार के सवाल को टाल देने वाले प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र नहीं बांटने आते। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास को अपने काम का और राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, वहां जब भी पूजा पाठ करने जाते हैं तब उसका गोदी मीडिया लगातार प्रसारण करता है। जाहिर है दूसरे दलों पर भी इसी जुबान में राजनीति की भाषा तलाशने का दबाव बढ़ेगा। लेकिन क्या इसके जवाब में यही एक रास्ता बचा है? बार बार धर्म का नाम लेकर हम आस्था का सतहीकरण करते जा रहे हैं। क्या राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है? कितने चुनाव हार गए। 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया, वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पदयात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। यह जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पदयात्रा किए जा रहा है, बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी है। ना ही उन्होंने राजनीतिक हमलों को मैं में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है, मेरे पिता का अपमान किया गया है, मेरे नाना का अपमान किया गया है, मुझे ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। चाहते तो राहुल अपना रोना रो सकते थे, मगर राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल को भी कोई आइडिया दे सकता था कि आप तमाम जगहों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर हेडलाइन बटोर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भारत में जो भी किताब और कॉपी छपेगी उसके कवर पर केवल सरस्वती जी की तस्वीर होगी ताकि सबको विद्या मिले। अगर राहुल गांधी बाकी नेताओं की तरह यह सब करते तो जिस अखबार में उनकी पदयात्रा की खबर तक नहीं छपती है, जिस चैनल में उसे कवर तक नहीं किया जाता है, वहां भी हेडलाइन बन जाते। लेकिन छपने और दिखने का मोह छोड़कर, आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दौर में एक मुश्किल रास्ता चुना है। वे अपनी इस यात्रा में कह रहे हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां चंद उद्योगपतियों के हवाले की जा रही हैं। मछुआरों के सवाल उठा रहे हैं, किसानों के सवाल उठा रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनीति से देश को आगाह कर रहे हैं। धर्म की राजनीति से देश ही नहीं टूट रहा, राजनीति भी टूटकर बिखरती जा रही है। इसी समय में
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को धार्मिक उत्सव में बदल दिया है, जिसका जवाब खोजने में केजरीवाल भी उनकी भाषा बोलने लगे हैं। राहुल ने अपनी भाषा को बचाकर रखा है। हार रहे हैं मगर जल्दी में भाषा खराब नहीं कर रहे। 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। उनकी यात्रा को ना तो मीडिया में हेडलाइन मिलती है, ना सोशल मीडिया के बौद्धिकों में लाइक्स। आप देख सकते हैं कि जितने लोग लक्ष्मी गणेश वाले बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग पदयात्रा की चर्चा करते हैं। यह यात्रा तब भी चल रही है जब जानकार इसे खारिज कर रहे हैं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक मुद्दों की राजनीति मुश्किल राजनीति होती है। धार्मिक मुद्दों की राजनीति सबको धर्माचार्य बना देती है। राजनीति की सारी जगह धार्मिक बहसों से घिरती जा रही है, लेकिन जब भी इससे राजनीति निकलती है, जनता का भला होता दिखता है। आज दिल्ली की राजनीति 2 बहुत जरूरी मुद्दों को लेकर टकरा गई और राजनीति को ऐसे ही मुद्दों पर टकराते रहना चाहिए। 2016 से हम प्राइम टाइम में यमुना नदी में बनने वाले इस झाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। छठ पर्व के समय इसका जिक्र आ जाता है। 2021 में भी यहां पानी की बौछारें की जाने लगी थीं ताकि लोगों को भरमाया जा सके कि झाग दूर हो रहे हैं। 2022 में भी झाग नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के सांसद नाव लेकर झाग में उतर गए ताकि केजरीवाल सरकार को घेर सकें। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 2025 तक यमुना साफ कर दी जाएगी, इतनी साफ कि नदी नहाने लायक हो जाएगी। मनोज तिवारी को पता होना चाहिए कि दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा कि यमुना की सफाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अंडरलाइन कर लीजिए। तो मनोज तिवारी को सवाल केजरीवाल से भी पूछना चाहिए और अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी से भी। 2018 में पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता के विस्तार के लिए नमामि गंगे के तहत 3,941 करोड़ की 17 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें दिल्ली के लिए 2,361 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट हैं। यूपी के लिए 1,347 करोड़ की 3 योजनाओं को मंजूर किया गया है। ये प्रोजेक्ट कितने समय में पूरे होंगे इसकी जानकारी पीआईबी की रिलीज में नहीं दी गई थी, लेकिन इस साल मार्च में केंद्र सरकार राज्यसभा में कहती है कि यमुना की सफाई के लिए 4,355 करोड़ के 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये सभी प्रोजेक्ट 2023 में पूरे होंगे। इसी के साथ इसी साल दिल्ली सरकार ने अपने बजट में कहा है कि 3 साल में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी। यह सब 2018 का डिटेल है जिसे हमने पिछले साल के प्राइम टाइम में दिखाया था। क्या मनोज तिवारी बता देंगे कि 2023 आने वाला है, यमुना की सफाई को लेकर केंद्र के कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं? क्या मनोज तिवारी और बीजेपी के अन्य सांसद जानना चाहेंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा करते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं? यूपी के हिंदी अखबारों में कोर्ट की टिप्पणियां छपी हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है और गंगा साफ नहीं हुई है। क्या मनोज तिवारी और बीजेपी के नेता नाव लेकर गंगा में जाएंगे, प्रधानमंत्री को दिखाएंगे कि अभी भी सीवेज का पानी गंगा में क्यों गिर रहा है? मेरा मन रो रहा है आज। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, इस साल आया, शायद दावे थे कि सब ठीक हो गया है, उसके बाद भी ये झाग दिखे और झाग तो झाग है। ये झाग एनडीटीवी के कैमरे में न आ जाए, इसके लिए 50,000 लीटर केमिकल यहाँ पे ला करके इस झाग को छुपाने के, उसको डालने से झाग खत्म हो जाता है। वो यमुना जी में जहर डाल रहे हैं। हमने जब्त कर लिया है, एफआईआर करने जा रहे हैं। आप कहे थे ना कि 5 साल में, 2013 में कहे 5 साल में डुबकी लगाएंगे,
18 में कहे 2 साल बाद, 20 साल, हम उसके भी 2 साल बाद खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी, क्या यमुना जी की सफाई का आपने वादा किया था? तो इसका मतलब आप लैंडफिल साइट दिखा करके जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या किसी दिन सांसदों के साथ बैठ करके चिंता व्यक्त किए? आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री गाजीपुर बॉर्डर चले गए। यहां पर कूड़े का पहाड़ बन गया है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, तो केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी कूड़े को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। गणेश लक्ष्मी की तस्वीर से कहीं बेहतर है राजनीति इन मुद्दों पर हो, नेता इन मुद्दों पर घेरे जाएं। कई दिनों से आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली में जमा कूड़े के ढेर के वीडियो जारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान अमर उजाला में छपा था कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पहाड़ों के हटाने से 15,000 एकड़ जमीन खाली होगी। इसकी मंजूरी दी गई है। कूड़े की समस्या आज की तो नहीं है, यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? कूड़े के ये पहाड़ समस्या भी हैं और अपने आप में प्रदूषण बम भी। गाजीपुर बॉर्डर पर बने इस पहाड़ का दौरा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और भी ऐसे पहाड़ खड़े करना चाहती है। इन्हें हटाना केंद्र सरकार की जवाबदेही है, दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है, जहां 15 साल से बीजेपी सत्ता में है। कुल मिलाकर ये पहाड़ आज तक नहीं हटे। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिया कि मैं 2019 से 8 बार गाजीपुर पहाड़ पर गया और बार बार बुलाने पर भी मुख्यमंत्री नहीं आए। चुनावी मेंढक आसमान देखकर निकलते हैं, तकलीफ देखकर नहीं। #लायर इन चीफ केजरीवाल लिखते हैं। गौतम गंभीर सांसद हैं, एक मुख्यमंत्री को चुनावी मेंढक कह रहे हैं। लोकतंत्र में सामान्य बातों के लिए भी यही भाषा बच गई है। दरअसल आप केवल कूड़े का पहाड़ नहीं देख रहे, यह भी देख रहे हैं कि राजनीति की भाषा भी कूड़े के पहाड़ में बदलती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात को गाली देने की बात करते थे, मुद्दा बनाते थे, 6 करोड़ गुजरातियों के अपमान की बात कर भावुकता पैदा करते थे। अब केजरीवाल भी दिल्ली के अपमान की बात करने लगे हैं। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया, तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। आज सबसे बड़ी चुनौती है कि राजनीति को मुहावरों, तुकबंदियों और धार्मिक प्रतीकों से कैसे बचाएं। राजनीति इनसे दूर नहीं रह सकती है, मगर एक दूरी तो होनी ही चाहिए। कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति में कितनी भावुकता पैदा की गई और अब भावुकता की इस राजनीति ने आज उसी कश्मीरी पंडित को अकेला भी कर दिया है। शोपियान जैसा इलाका जहां 32 साल तक कश्मीरी पंडित डटे रहे, वहीं रहे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शोपियान से नहीं निकलेंगे। आज ये स्थिति आ गई कि जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे, कश्मीरी पंडित 15 ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए। 70 मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की 10 तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर में। हम पूछना चाहते हैं, इनमें से एक भी मंत्री, एक भी कैंप में गया हो कश्मीरी पंडितों से मिलने तो हमें बताएं, देश को बताएं, कश्मीरियों को बताएं। ये क्या आउटरीच है? What is this outreach when you can't reach out to the Kashmiri Pandits living in the camps there? उसके बाद ये कागज देखिए, आपको विनीत जी भेजेंगे अभी थोड़ी देर में। धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते, धमका रहे हो। वो अपनी जान पे खेलें। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। धर्म के नाम पर डराना धमकाना बहुत हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से यह रिपोर्ट देखेंगे तो समझ आएगा